नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदमी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम जो है नई क्वेश्चन सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं और उसका टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि से संबंधित जो क्वेश्चन है वह आज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है ना, मानसिक शब्द परीक्षण का प्रयोग है ना, यानी कि जो ये मानसिक परीक्षण है उसका प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया है उसके बारे में देखेंगे। ऑप्शन ए है कैटल, ऑप्शन बी है गाल्टन, ऑप्शन सी है गैने और ऑप्शन डी है आपका साइमन, है ना। तो इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो आपका कैटल के द्वारा किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसिक आयु, है ना, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया है ना। आपको ध्यान रखना है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ऑप्शन ए में है गाल्टन, ऑप्शन बी में है बिने, ऑप्शन सी में है स्टर्न और ऑप्शन डी में है साइमन, है ना। मानसिक आयु की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले जो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको एक बार और देख लो। मानसिक परीक्षण है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर दिया है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा बी, यानी कि बीने के द्वारा जो है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। ऑप्शन ए में देखिए 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 3, है ना। तो आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, यानी कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, है ना। एक तो है आपका मूर्त बुद्धि, एक है आपका मूर्त बुद्धि, एक है आपका अमूर्त बुद्धि और एक है आपका सामाजिक बुद्धि, है ना। तीसरा कौन सा बताया उन्होंने, सामाजिक बुद्धि बताया है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है ना। प्रकार बताए हैं बुद्धि के थॉर्नडाइक ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है बुद्धि, यह परिभाषा किसने दी है। बुद्धि की जो ये परिभाषा है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है उसे बुद्धि कहते हैं, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए में देखते हैं बी ने, ऑप्शन बी में है स्टर्न, ऑप्शन सी में है टर्मन और ऑप्शन डी में है वुडरो। ठीक है ना, तो अमूर्त विचारों की योग्यता किसने कहा है, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता किसने कहा है, टर्मन ने कहा है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी सही है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है, यानी कि वह कौन सा, है ना, मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है और उनको बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है ब्रूनर, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की और ऑप्शन डी है पियाजे, है ना। तो इसका आंसर जो होगा, गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है और गार्डनर को बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, गार्डनर ने जो है पहले 7 दिए थे बुद्धि, है ना, बुद्धि 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर संशोधन किया 8 प्रकार की और फिर वापस संशोधन करके 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है ना। बुद्धि क्या है, एक सामान्य मानसिक योग्यता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया यह कार्य है, किया गया यह कार्य है, यानी कि बुद्धि को जो है किसके रूप में परिमाणित किया है, मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता के रूप में प्रमाणित किया है। तो किसने किया है ये। ऑप्शन ए में देखते हैं बी ने, ऑप्शन बी में है स्पीयरमैन और ऑप्शन सी में है गार्डनर और ऑप्शन डी में है स्टर्नबर्ग।
ठीक है ना, ये तो सबको पता है। बहुत इजी से क्वेश्चन है आपके सामने और आशा करती हूँ कि सबको ये क्वेश्चन है ना आ जाने चाहिए, क्योंकि बुद्धि का जो बहुत सरल लेवल के जो क्वेश्चन यहाँ पर लाई हूँ मैं आपके सामने। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी स्पीयरमैन ने एक सामान्य मानसिक योग्यता को दिया है, इन्होंने इसको कहा है जी फैक्टर, और एक स्पेशल यानी कि विशेष मानसिक योग्यता भी बताया है, और वो है स्पेशल यानी कि एस फैक्टर, है ना। दोनों बताए हैं उन्होंने, और इसके अलावा जो है उन्होंने एक समूह तत्व भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है और है, इन दोनों में आपको ध्यान रखते हुए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं तब इन दोनों का ध्यान रखना है कि सही है या नहीं है दोनों का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। चलते हैं ऑप्शन ए की तरफ। देखिए ऑप्शन ए में कहता है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक है ना। ऑप्शन बी में देखिए बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऑप्शन सी में है आपका बुद्धि अनुभवों के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और ऑप्शन डी है आपका बुद्धि एक आनुवांशिकी विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी है जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता किस प्रकार की बुद्धि में पाई जाती है ना। क्योंकि गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, उस बुद्धि के अंतर्गत है ना उन सभी में से वह कौन सी बुद्धि है जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता, है ना। तो ये जो विशेषताएं किसमें पाई जाती है देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए प्रकृतिवादी में, प्रकृतिवादी बुद्धि में। ऑप्शन बी में है नैदानिक बुद्धि। ऑप्शन सी में है अंतरावैयक्तिक बुद्धि और ऑप्शन डी में है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, है ना। तो ये चारों जो बुद्धि के प्रकार है उसमें से कौन सा होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा अंतःवैयक्तिक, है ना। अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो है दूसरों की मनोदशा को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, कितनी ही बार क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, अंतराव्यक्ति से भी पूछा जाता है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन जो है पिछली एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, है ना, जो बुद्धियां बताई गई हैं, 9 प्रकार की बुद्धियां बताई गई हैं, उनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं है ना, ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए में है व्यवहारिक कौशल, ऑप्शन बी में है संगीत कौशल, ऑप्शन सी में है अंतःवैयक्तिक कौशल और ऑप्शन डी में है गणितीय कौशल, है ना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपका बिल्कुल सही होगा व्यवहारिक कौशल, यानी कि व्यवहारिक कौशल को नहीं दिया गया है। संगीतीय बुद्धि दी गई है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि दी गई है, तर्क यानी कि गणितीय बुद्धि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 है आपका एकाधिक बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, है ना, यानी एकाधिक बुद्धि जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार क्या है देखिए। ऑप्शन ए में है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी में है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन
सी में है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, और ऑप्शन डी में है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है ना। कि एकाधिक बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, यहाँ पर ये बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तेजी से बढ़ाई जा सकती है, और पेपर पेंसिल परीक्षा में सहायक नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी ही सही होगा आपका। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 11 में है बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है ना। ये प्रश्न जो है आपकी जो हमने बाल विकास के अवस्थाएं पढ़ी है उसमें भी पूछा जा सकता है, और इसमें भी आ रहा है ना। तो सारा जो कोर्स है वो सब एक दूसरे से संबंधित है, कोरिलेटिव है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए शैशवावस्था, ऑप्शन बी में है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी में है बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी में है किशोरावस्था। यानी कि वह कौन सी अवस्था है जिसके अंतर्गत अधिकतम बुद्धि का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन डी है किशोरावस्था के अंतर्गत बालक की जो है बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है या अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 देखिए बुद्धि के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, बुद्धि के संबंध में सत्य कथन नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए में देखिए बुद्धि अनेक कारकों का योग है, ऑप्शन बी बुद्धि अनेक इकाइयों का समूह है, ऑप्शन सी बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है, और ऑप्शन डी बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है ना। तो आंसर होगा आपका सी का मतलब है बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है। नहीं, बुद्धि अर्जित और जन्मजात दोनों ही होती है ना। इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता करना है? बुद्धि के संदर्भ में सही कथन जो नहीं है वो, तो ये सही नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम राइट कर देंगे, यानी बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि अमूर्त बुद्धि का संबंध है, अमूर्त बुद्धि है ना, जो हमने कहा था आपको। देखिए अमूर्त बुद्धि गैरेट ने भी बताई है, और अमूर्त बुद्धि जो है थॉर्नडाइक ने भी बताई है ना। तो अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए में देखिए यांत्रिकता से, ऑप्शन बी में पुस्तकीय ज्ञान से, ऑप्शन सी है सामाजिकता से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, है ना। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पुस्तकीय ज्ञान से क्या होता है? अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, राजतंत्रीय सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि राजतंत्रीय सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है स्पीयरमैन का सामान्य कारक सिद्धांत, ऑप्शन बी में है स्पीयरमैन का विशिष्ट कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन का समूह कारक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है बीने का एक कारक सिद्धांत, है ना। तो ये जो तीनों ही हैं, चारों ही हैं, इनमें से हमको राजतंत्रीय सिद्धांत बताना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? स्पीयरमैन का सामान्य कारक सिद्धांत जो है उसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, वातावरण और अनुभव की देन होती है ना। अब यहाँ पर आ गया है आपका दूसरा देखो टाइप का क्वेश्चन, वो क्या है? वातावरण और अनुभव की देन होती है कौन सी बुद्धि? वातावरण और अनुभव की देन है। ऑप्शन ए में देखिए तरल बुद्धि, ऑप्शन बी में है ठोस बुद्धि, ऑप्शन सी में है उपरोक्त दोनों, और डी में है कोई नहीं, है ना। तो ये तरल और ठोस का जो सिद्धांत है ना, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, तरल और ठोस का सिद्धांत। ठीक है ना, और ये सिद्धांत किसने दिया है? आपका कैटल ने दिया है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, कैटल ने दिया है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ठोस बुद्धि जो होती है वह वातावरण और अनुभव की देन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बुद्धि को परिभाषित नहीं करती? बस यहीं पर अपने को ध्यान रखना है ना। क्या है कि कौन सी जो है विशेषता है जो बुद्धि को परिभाषित नहीं करती है। ऑप्शन ए में देखते हैं, बुद्धि वातावरण के साथ
समायोजन की योग्यता है। ऑप्शन बी में देखिए बुद्धि सीखने की क्षमता है। ऑप्शन सी में है बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। और डी में है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है ना। तो क्या है बताइए, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो आपकी जो ये है ना, सी ऑप्शन वाली क्या कह रहा है, बुद्धि मूर्त चिंतन की क्षमता है, यानी कि बुद्धि मूर्त नहीं अमूर्त चिंतन की क्षमता है। और यह जो परिभाषा है वह टर्मन के द्वारा दी गई है ना। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये विशेषता नहीं है इसलिए ये आंसर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संगीतीय बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि है ना, और अस्तित्ववादी बुद्धि किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत में शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और आपके ऑप्शन से इसमें ऑप्शन ए में है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी में है पियाजे, ऑप्शन सी में है कैटल और ऑप्शन डी में है गार्डनर है ना। यानी कि किसके द्वारा ये बुद्धि दी गई है अपने सिद्धांत के अंतर्गत? तो गार्डनर के द्वारा जो है कौन कौन सी बुद्धि दी गई है? संगीतीय बुद्धि दी गई है, वैयक्तिक बुद्धि दी गई है और अस्तित्ववादी बुद्धि दी गई है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहला आया हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है। एक तरफ हमें क्या दिया गया है, बुद्धि के प्रकार, और एक तरफ उसकी अंत अवस्था, यानी कि इस प्रकार की बुद्धि से व्यक्ति में जो है क्या विशेष योग्यताएं आती हैं और वह बन जाता है ना। तो देखिए संगीतात्मक बुद्धि ए में, बी में है आपकी भाषिक बुद्धि, सी में है अंतःवैयक्तिक बुद्धि और डी में है स्थानिक बुद्धि। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अंत अवस्था में क्या क्या है, चिकित्सक है, कवि है, खिलाड़ी है, वायलिन वादक है और मूर्तिकार है। यानी जिस व्यक्ति में संगीतात्मक बुद्धि होगी या संगीतीय बुद्धि होगी है ना, वह क्या बनेगा बताइए? तो आपका होगा वह क्या होगा, वायलिन वादक। क्या होगा वह, वायलिन वादक। यानी ए में जो है आपका 4 सही है ना। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है ना। तो ये कट गया, ये है ही नहीं और ये है ही नहीं है ना। तो सी और डी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। आगे और देख लेते हैं, जिसमें भाषिक बुद्धि होगी है ना, जिसमें क्या होगी, भाषिक बुद्धि होगी, वह क्या बनेगा, कवि बन जाएगा है ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, बी सी और डी में से देखिए 2 दोनों में ही है, इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं हुआ। अब अंतःवैयक्तिक है ना, अंतःवैयक्तिक मैंने अभी आपको बताया था कि जो दूसरों के मनोभाव को समझ जाए है ना, वो व्यक्ति क्या बन सकता है, दूसरों के मनोभाव को समझने में क्या बन सकते हैं हम है ना। तो सीधा है चिकित्सक है ना, जो दूसरों के मनोभाव को समझ जाता है वह अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाला होता है और वो क्या बनता है, चिकित्सक बन सकता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से एक किस में आ रहा है, सी और डी में से, तो आपका आ रहा है सी में, यानी कि यहाँ पर हम ये परफेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि सी ही होगा। फिर भी एक बार और देख लेते हैं इसको, स्थानिक है ना, स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति जिसमें जो है देख कर जो है प्रत्यक्षीकरण करके जो है वह कार्य करता है, वो किस प्रकार का होगा? तो आपका होगा नंबर 5, यानी कि मूर्तिकार, नंबर 5। तो 2 4 1 5, 2 4 1 5 आपका सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सोच रहे होंगे हार्वर्ड गार्डनर के इतने प्रश्न क्यों हैं? क्योंकि हम सीटेट को लेकर अभी फोकस कर रहे हैं आपके एमसीक्यूज पर। तो जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि उस जो आपका सिलेबस है उसमें बहुआयामी बुद्धि के बारे में भी लिखा हुआ है और हार्वर्ड गार्डनर को जो है विशेष बताया गया है, इसलिए हमने हार्वर्ड गार्डनर के ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रखे हैं। चलिए नेक्स्ट 19वां देखिए क्वेश्चन क्या है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग में फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है ना, यानी कि कौन सी बुद्धि उन्होंने दी है ना। क्या बताया है, कई प्रकार की बुद्धि मतलब बहुआयामी होती है बुद्धि, ये बताया है, और दिमाग और मन में जो है अलग अलग फ्रेम बने हुए होते हैं, ये बताया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए में है विश्लेषणात्मक बुद्धि,
ऑप्शन बी में है प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी में है रचनात्मक बुद्धि और ऑप्शन डी में है व्यवहारिक बुद्धि, है ना। तो कौन सा बताया गया है? आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी प्राकृतिक बुद्धि बताया गया है। विश्लेषणात्मक बुद्धि नहीं बताया, रचनात्मक बुद्धि भी नहीं बताया और व्यवहारिक बुद्धि भी नहीं बताया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है ना। जो बुद्धि मापन के जो परीक्षण बनाए गए हैं उसमें केटल के द्वारा कौन सा दिया गया है? संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि, है ना। संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया गया है, तो वह किस प्रकार का है देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, बी में है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सी में है अशाब्दिक परीक्षण और डी में है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण, है ना। तो बताइए आंसर। संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण में कहा गया है कि यह जो है कि कोई भी व्यक्ति और किसी पर भी यह परीक्षण किया जा सकता है ना। तो ऑप्शन होगा यह अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है ना। अशाब्दिक का मतलब है चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह पढ़ा लिखा ना हो, है ना। तो दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों पर जो है यह परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए इसे अशाब्दिक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि है ना, यानी कि बुद्धि क्या है ना। क्या है देखिए, ऑप्शन ए में सामर्थ्यों का एक समूह, नंबर बी में देखिए एक अकेला और जातीय विचार, सी में है दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता और डी में है एक विशिष्ट योग्यता, है ना। तो आंसर क्या होगा कि बुद्धि क्या है? देखिए एक अकेला और जातीय विचार नहीं है, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता नहीं है, हमारे स्वयं के अंदर बुद्धि होती है, हम अपने निर्णय स्वयं भी लेते हैं, और एक विशिष्ट योग्यता नहीं है, सामान्य योग्यता भी इसको माना गया है। तो ऑप्शन ए है वह राइट होगा। क्या होगा? सामर्थ्यों का एक समुच्चय बुद्धि है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22। क्या कहते हैं? त्रिसूत्रीय त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? त्रिसूत्रीय और त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए में देखिए केटल, ऑप्शन बी में देखिए थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी में है गिलफोर्ड और ऑप्शन डी में है स्टर्नबर्ग। गिलफोर्ड ने जो है त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, 3D थ्योरी, आयामी सिद्धांत दिया है, ठीक है। केटल ने जो है अभी पढ़ा है हमने तरल व ठोस का सिद्धांत दिया है, तरल ठोस का सिद्धांत दिया है ना। और कल्पना के आधार पर इन्होंने दिया है ना थॉर्नडाइक ने, और इसने जो है बुद्धि के प्रकार बताए हैं, बुद्धि के प्रकार बताए हैं और कल्पना के आधार पर जो है इन्होंने सिद्धांत भी दिया है। अब आपका बचता है ऑप्शन डी, यानी स्टर्नबर्ग के द्वारा, है ना, क्या दिया गया है? त्रिसूत्रीय और त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है ना। व्यवहारिक बुद्धि किसने दी है? जो है त्रितंत्रीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग दी गई है ना, और वह किसका है? स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। ऑप्शन ए में देखिए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी में है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी में है इस प्रकार का पर्यावरण हो का चयन करना, नहीं, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और डी में है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। अब बताइए इसमें क्या व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं दिया गया है वो बताना है ना। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना ये भी सही है, ठीक है ना, और इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके यह भी सही है, और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना यह भी सही है। यानी कि व्यवहार बुद्धि का अभिप्राय ये तीनों है, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा, जो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि अभिप्राय नहीं है, उसका आंसर होगा बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 24वां क्वेश्चन है आपके सामने। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता,
क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को मान्य नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन बी में है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन सी है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। और ऑप्शन डी है, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें, है ना। तो वैध क्यों नहीं माना जा सकता, इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका डी, यानी विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। क्या है? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो कई प्रकार की यानी कि 9 प्रकार की जो बुद्धि बताई गई है, उसमें जो है संवेगात्मक बुद्धि हम किस क्षेत्र में उसको रख सकते हैं, ये पूछा है। ऑप्शन 1 में देखिए अंतः वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी में है प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी में है स्थानिक बुद्धि और ऑप्शन डी में है अस्तित्ववादी बुद्धि। इन चारों में से किससे हम संबंधित मानेंगे संवेगात्मक बुद्धि को, है ना। तो आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि स्थानिक बुद्धि जो है उसे संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। चलिए, है ना, आज जो है हमारी क्लास में टोटल 25 प्रश्न हमने दिए हैं बहुबुद्धि से बुद्धि आयाम से और बुद्धि के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद।